बैठिए। बैठिए। कौन सा निबंध चल रहा है ये बताएं। जरा कॉपी दिखाओ। हम लोगों ने ये नोट कर लिया है कि अधिकार क्यों आवश्यक है। अब नोट करते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। नोट करेंगे कौन कौन से अधिकार हैं। जहां लिखना है कौन कौन से अधिकार हैं उसमें लिख लेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। लिखें एक बार। 12 से लेकर, इसे बोले कहां से लेकर कहां तक। 12 से लेकर, विस्तार तो दे सकते हो और लिखते वक्त कैसे लिखोगे इसको 12 से 35 को पूरा लंबा नहीं लिखोगे आर्टिकल वाइज। उसमें लिख लोगे समता एवं स्वतंत्रता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, समझ में आ रहा है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बोलो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे सभी संवैधानिक उपचारों का एक पैराग्राफ में लिखना है। लिख लो एक पैराग्राफ। पॉलिटी में पढ़ चुके हो उस ज्ञान को यहाँ एक पैराग्राफ लिख लोगे। सारे लोग बोलो लिख लोगे। उसके बाद लिखोगे रक्षा कैसे, कैसे रक्षा अधिकारों की, तो वहाँ अनुच्छेद 32 और 226 लिख लो। 2 लाइन में बस लिखना है। ये अधिकार है और उनकी रक्षा का प्रयास अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से किया गया है। 32 समझ में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ले सकते हैं मदद, और 226 बोलो मूल अधिकारों को इंप्लीमेंट कराना। आवाज नहीं जा रही है? अच्छा चलो देखो आवाज चली जाए। अभी आवाज पहुंच जाएगी। अभी पहुंच रही है आवाज? ठीक है आवाज? ओके। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संरक्षण का उपाय किया गया है अधिकारों के। पढ़े हो 32 और 226? तो उस पर ज्यादा लंबा नहीं जाना है, एक लाइन पूरा पूरा लाइन बना देना है। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? तो हम लोगों ने अधिकार क्या है, अधिकार क्यों आवश्यक है, बोलो कौन कौन से अधिकार हैं, कैसे संरक्षित किया जाए, इतनी चीजों को हम लोगों ने बता दिया, देख लिया। क्योंकि हमको अधिकार को खूब लंबा लेके नहीं विवेचना करनी है। ऐसा नहीं कि आप 12 से लेकर 35 तक के सारे अधिकारों को खूब डिटेल में बताओ। हमें तो यह बताना, इसको बताने पे ज्यादा बल देना है कि अधिकार और कर्तव्य में क्या है, परस्पर पूरकता है। बोलो ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, हमें इस पे ज्यादा बल देना है। मगर इस क्रम में हम लोगों ने अधिकार शब्द को देख लिया। नोट करते हैं कर्तव्य। कर्तव्य ये शब्द कहीं ना कहीं प्रिंट हो सकता है। कौन सा शब्द? कर्तव्य शब्द, ड्यूटी शब्द दिख सकता है, ध्यान देना। कर्तव्य नोट करिए। कर्तव्य एक प्रकार का नैतिक उत्तरदायित्व है। कर्तव्य एक प्रकार का नैतिक उत्तरदायित्व है। नैतिक दृष्टिकोण से जो किया जाना चाहिए वो कर्तव्य है। नैतिक दृष्टिकोण से जो किया जाना चाहिए वह कर्तव्य है। देखो कर्तव्य कौन कौन से, वो अलग पक्ष है। कर्तव्य कहते किसे हैं? जनरली हम कर्तव्य उसको कहते हैं जिसको किया जाना चाहिए, जो करने योग्य है और जिसको करना चाहिए। फिर से बोलो, कर्तव्य किसे कहेंगे? इसको हटा लो और बोलो। हाँ बताओ, आप 2 शब्द को बोलो। जो करने और जो किया जाना वो कर्तव्य हो गया। जैसे पूछा जाए नागरिक का क्या कर्तव्य है, जो नागरिकों के लिए करने और जो नागरिकों को करना, तो नागरिकों का कर्तव्य हो गया। नागरिकों को क्या करना चाहिए? हिंसा करनी चाहिए, समाज में विद्वेष फैलाना चाहिए, राष्ट्रगान का अपमान करोगे क्या? तो लिख तो अच्छी चीजें करना चाहिए। आराम से सोचते तो क्या करना चाहिए नागरिक को? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करनी, समाज में समरसता और सहयोग बढ़ावा देना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। इस टाइप से लिखते रहोगे। जो नागरिक को करना
बोलो जो नागरिक को करना, मैं पूछूं प्रशासनिक अधिकारी का क्या कर्तव्य है? जो प्रशासनिक अधिकारी को करना, भाई उन्हें जनता की समस्याओं को जल्दी से समाधान कर देना चाहिए कि नहीं? क्या कर्तव्य है? फिर से बोलो, अपना दिमाग लगा के बोलो, उनको क्या करना चाहिए? जैसे मान लो आईपीएस का क्या कर्तव्य है? आईपीएस कानून और व्यवस्था को ठीक से उन्हें लागू करना, लोगों को जल्दी न्याय दिलाना, अपराध पर नियंत्रण लगाना, सब ऑट में ज्यादा है कि नहीं? तो बोलो ये सुनो, ये एक आईपीएस का कर्तव्य हो गया। बोलो सबका कर्तव्य है, टीचर का भी है, डॉक्टर का भी है, नागरिक का भी है, पिता का भी कर्तव्य है, उसे अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाना लिखाना, पुत्र का भी कर्तव्य है। तो बोलो ये सुनो, कर्तव्य सब समझ में आ रहा है? दो शब्दों को इसे खेल जाओगे तो लिख सकते हो, जो करने योग्य है बोलो, और जो किया जाना वो कर्तव्य हो गया। तो बोलो ये सुनो, कर्तव्य शब्द है, कौन सा शब्द मिल सकता? आज डेट, आज के समय में खूब लोग अधिकारों की मांग करें, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। कर्तव्य को लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं करता है ज्यादा। ये सारे लोग अपने कर्तव्यों का पालन करना, अगर सारे नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो सकेगा। तब जब सभी नागरिक अपने बोलने में दिक्कत है, क्या इसको ले क्यों बैठे हुए हो, मौन सारे हो, दिमाग तो यहाँ है नहीं, मन तो कहीं और चला गया है, नजर पूरी समझ में आ रहा है ना, कहाँ गया है, कहाँ गया ये नहीं पता है, और चला तो गया है कहीं, दिल पे नहीं लेना है, ध्यान रखना। इन्होंने मुझे टारगेट कर लिया, मैं तो थोड़ा अलग हटके हूँ, मेरा थोड़ा स्टेटस अलग है। आपका स्टेटस कोई काम नहीं करेगा यदि सफलता नहीं मिलती है तो। समझ में आया? मिल गया तो स्टेटस ही है। नोट करोगे तो कर्तव्य शब्द समझ लो, एक शब्द से कैसे खेल के लंबा खींच सकते हो। शब्द समझ में आए तो कर्तव्य का मतलब जो करने योग्य है और जो किया जाना, पर्यावरण की रक्षा करने योग्य है और इस काम को किया जाना, पर्यावरण की रक्षा करो, ये हमारा कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य कितने लोगों को याद है? आगे किसी में पहला कर्तव्य बोलो, बैठ के ही बोल लो। राज्य के राष्ट्रगान और संविधान का सम्मान करना कर्तव्य है। बोलो, और कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, इसका मतलब आप उचित काम कर रहे हो, राइट काम। कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हो, इसका मतलब आप अनुचित काम कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। बोलो ये सुनो, बोलो तो आपने पहले लिख रहे हो क्या? कर्तव्य क्या है? कर्तव्य में पहला पॉइंट लिखा, कर्तव्य एक प्रकार का नैतिक उत्तरदायित्व है। नैतिक दृष्टिकोण से जो करने योग्य है और जो किया जाना वो क्या है? कर्तव्य। कर्तव्य को थोड़ा थोड़ा विस्तार दे रहे हैं, फिर देख लेंगे कौन कौन से कर्तव्य है और उसके बाद आगे चलेंगे, फिर रिलेशंस पे आ जाएंगे। ध्यान देना, पद, ध्यान देना, पद, स्थान, परिस्थिति, नोट कर लोगे, पद, स्थान, परिस्थिति, संदर्भ, सामर्थ्य, सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, सामर्थ्य, एवं परिस्थिति। परिस्थिति मतलब स्टेटस, स्टेटस लिखे नहीं हो नहीं शब्द को भी। पद, स्थान, परिस्थिति, संदर्भ, सामर्थ्य एवं परिस्थिति। परिस्थिति नहीं, इसका मतलब सिचुएशन है, सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट हो गया। आपकी सिचुएशन में हो, इस परिस्थिति में हो, ये हम लिख रहे हैं नीचे वाला स्टेटस, कि आपका स्टेटस है। हो सकता है आप डॉक्टर हो, आपका स्टेटस डॉक्टर का है। हो सकता है आप होलसेलर हो, बहुत बड़े स्टॉकिस्ट हो, समाज में आपने ऐसा पोजीशन बना रखा है, पोजीशन आप लिख सकते हो एक करके। यहाँ पद जो है ना, संदर्भ ये हम ले सकते हैं प्रधान रूप से, जो आप आईएएस के पद पे हो, आईपीएस के पद पे हो, कौन से पद पे हो, सारे ये चीजें हैं के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो करने योग्य है और जो किया जाना चाहिए वह कर्तव्य है। पद, अधिकार, पद, अच्छा इसको भी लिख लो, पद के साथ अधिकार भी लिख, एक शब्द को और लिख लो, पद, अधिकार, स्थान, परिस्थिति, संदर्भ एवं परिस्थिति के अनुसार। स्टेटस शब्द को लिख सकते हो ताकि गलतफहमी ना हो, गलती से परिस्थिति लिखे हो। परिस्थिति मतलब स्टेटस, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको हटा के सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, स्टेटस। क्या लिख सकते हो? स्टेटस, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस के अनुसार आप मान लो समाज में आईएएस के पद पे बैठे हो, आईएएस का अलग कर्तव्य है। बोलो, अगर आप डीएसपी के पद पे बैठे हो तो आपका कर्तव्य थोड़ा अलग हट जाता है। अगर सीओ के पद पे बैठे हो तो सीओ का कर्तव्य कुछ, जो पुलिस वाला काम है वो सीओ थोड़ी करेंगे। बोलो, सबको कुछ ना कुछ अधिकार मिला हुआ है, मिला है, अरे बोलो मिला है, और उन्हीं के अनुसार उन सबका क्या है? तो उनको अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन करना, उन्हें अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना एक कर्तव्य है जो उनको करना चाहिए।
तो आप जिस पद पे रहोगे तो कुछ ना कुछ अधिकार मिला रहता है, उस अधिकार के अनुसार ही हमारे कर्तव्य भी बन जाते हैं। फिर परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार भी कर्तव्य बनते हैं। जैसे कुछ 10-12 इनोसेंट लोग आपके घर में आ जाएं और कोई गुंडे मवाली उसके पीछे पड़े हो और आपसे पूछते हो आपने देखा क्या 10 लोग इधर भाग के आ रहे थे, तो आप सत्य बोलोगे कि झूठ बोलोगे? झूठ बोलना उस पर्टिकुलर परिस्थिति में, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में नैतिक दृष्टिकोण से कहा जाएगा ठीक किया आपने, आपको यही काम करना। और ऐसे दैनिक बोलचाल में झूठ बोलकर किसी को दगा दे देना, किसी को झूठ बोलकर चोट पहुंचाना, बोलो झूठ बोलकर सामने वाले को लूट लेना, ये कर्तव्य है क्या? गलत है, नहीं किया जाना, नहीं होना चाहिए। तो कर्तव्य संदर्भ को ध्यान देना। तो कई बार परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार भी बनता है, स्टेटस के अनुसार भी बनता है। अब मान लो समाज में प्याज के सबसे बड़े स्टॉक होलसेलर हो, किसके? प्याज, चूंकि प्याज के चलते ज्यादा प्रभाव पब्लिक पे जाता है, प्याज के चलते सरकार भी बदल सकती है। तो मान लो प्याज का आप होलसेलर हो, तो क्या कालाबाजारी करोगे? सारा प्याज एक जगह खरीद के रख लिया, आपके पास सैकड़ों गोडाउन हैं, अब भर दो, बाजार में हाहाकार मचा दो। बोलो ये कर्म उनको नहीं करना। भाई आप धर्म कमाओ मगर समुचित तरीके से कमाओ। आपका ये आप कर्तव्य नहीं है कि आप उसको गलत तरीके से यूज कर दे लोगों, तो फिर तो सरकार का एक्शन भी हो सकता है। और देखो जैसे प्याज का दाम बढ़ता है, सरकार के हाथ पांव फूलने लगते हैं, फिर टीवी पे आने लगता है, छोटे छोटे खूब आने लगता है कि ये देखो प्याज का कितना महंगा हो गया, लोग प्याज के बिना सूख रहे हैं, प्याज के बिना उनका जायका बिगड़ गया है। बोलो ये छोड़ो। फिर 4 व्हीलर से भी लोग उतरते हैं, उनसे भी बाइट लिया जाता है। बोलो तो हो सकता है एक हाथ में आईफोन हो, कहती प्याज का दाम बढ़ गया है, पीछे में प्याज जो है ना, पहले मैं 3 किलो ले जाती थी, अभी 1 ही किलो ले जाती हूँ, और हाथ में एक हाथ में क्या हो। तो खूब ऐसे बाइट भी आते हैं। अरे बोलो ये सुनो, तो सरकार सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देती है? तुरंत निर्यात रोक देगी, तुरंत आयात। उसको पता है कि प्याज और टमाटर अगर गर्म हुए तो देश की छवि बिगड़ सकती है, सरकार हिलने लगती है। और किसी का दाम बढ़ जाए ज्यादा दिक्कत, 2 का दाम हमेशा क्या रखती है? अरे बोलो ये सुनो, ये ध्यान देना। और जब प्याज सस्ता होता है तो ज्यादा खाने के लिए लाइन नहीं लगती है, उनकी बिक्री बहुत ज्यादा नहीं होती है। महंगा खाने का आनंद कुछ अलग है, ये सुनो। उस समय गाड़ियों से भी लोग उतर के 1 किलो प्याज खरीदते हैं। जनरली ऐसे दिखाई नहीं देंगे कि 1 किलो प्याज खरीद रहे, किससे? उस समय दिखाई देंगे। कब? तो लगता है स्टेटस है ना कि हम खरीद रहे हैं, और लोगों के बस की बात लिखना नहीं है। जो मैंने बताया ये लिखना नहीं है, ये है टेम्परामेंट। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, ज्यादा नहीं लिखना है। संदर्भ देखो, पद, स्थान, परिस्थिति, संदर्भ, स्टेटस, सामर्थ्य भी है। सामर्थ्य के अनुसार अगर आप नदी के किनारे हो, तालाब के किनारे हो और आपको खूब जानदार तैरना आता है और कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो आपका कर्तव्य है उसको बचा दो। बोलो अगर सामर्थ्य है तो कर्तव्य बन गया आपका। अरे बोलो ये सुनो, नहीं तो आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन, और सामर्थ्य नहीं है, तालाब गहरा है और उसको तैरना आता नहीं है, तो नहीं तैरता है तो आप उसके ऊपर आक्षेप नहीं लगाओगे कि तुमने बचाया, कि उसने खूब जोर जोर से चिल्लाया, मदद मांगी, रस्सी फेंका, लकड़ी का टुकड़ा फेंका, जितना हो सकता है किया, मगर तालाब में कूदा नहीं। 200 रुपये दे सकते हो क्या? तो बोलो उसको दोषी मानोगे क्या? क्यों? उसमें सामर्थ्य नहीं था। मतलब अगर नहीं करता है, सामर्थ्य होने के बावजूद नहीं करता है, तो हम थोड़ा उसकी निंदा करेंगे कि ये ठीक काम तुमने नहीं किया, तुम्हारे पास सामर्थ्य था, तुमको यह काम करना चाहिए था। बोलो सारे लोग बोलो ये सुनो। तो सामर्थ्य होते भी यदि आप नहीं करते हो, आप धन के बहुत बड़े स्टॉकिस्ट, धन बहुत है और जनता भूख से मर रही हो आपके सामने ही, आपके सामने ही कोई एकदम 2 दिन से भूखा पड़ा हुआ हो, आप बंडल ऑफ नो चीजें लेके बैठे हो, तो एक मानव होने के नाते आपका कर्तव्य है कि उसको खाना दें। यह भी मानवीय कर्तव्य है। क्या है? तो बोलो क्या है? पुलिस वालों को देखो, कोविड के समय किस तरीके से कर्तव्यों का पालन किया। कई सारे भूखे लोगों को खाना खिला रहे थे। तो बोलो पुलिस वाले का काम खाना खिलाना है क्या? मगर ऐसी परिस्थिति हो गई, उन्होंने उन कर्तव्यों का भी पालन किया जो ऑफिशियली तो नहीं है ना। उनका काम तो अपराधी को पकड़ना है, कानून और व्यवस्था को लागू करना है, किसी को खाना खिलाना है क्या? अरे बोलो ये छोड़ो, पुलिसकर्मी में भी संवेदनशीलता होनी चाहिए, उनको मानव कर्तव्यों को भी जहां संभव हो करना चाहिए। उस समय पुलिस का मानवीय चेहरा उभर कर सामने आया। पुलिस वालों ने एक कदम आगे बढ़कर जनहित में काम किया कि नहीं किया? कब? ये अलग बात है कि कभी कभी अन्य गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर? मगर उस समय कितनी अच्छी छवि बनी थी कि नहीं? सारे लोग घर में दुबके हुए हैं और वो व्यवस्था में लगे हुए हैं। कोई जा रहा है तो उसको बस में बैठा के भेजा जाए, जो भी जितनी व्यवस्था हो सकती है की जाए। लिमिटेशन तो था ही। बोलो ये सुनो, कानून और व्यवस्था बिगड़े मत। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, नीचे लिख लो।
भारतीय संविधान के भाग 4 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। इसको एक पैराग्राफ में लिखोगे। क्या चीज? कोई दिक्कत नहीं है, कॉलर होगा तो होगा। ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू। ठीक है, अरे बोलो ठीक है, लिख लिया है 11। अब 11 पॉइंट एक एक पॉइंट लिखना नहीं है, आप उसको एक पैराग्राफ में 11 को दिखा सकते हो। इनमें सामाजिक संस्कृति की रक्षा, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा जैसे मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। क्लियर? लिख लो एक पैराग्राफ 4-5 लाइन का। ऐसे तो 11-12 लाइन बना सकते हो। बोलो, बना सकते हो कि नहीं? लग गया कि कंटेंट कम पड़ रहा है, 11 ले लो मौलिक कर्तव्य। रटे हो ना? अरे बोलो, रटे हो कि नहीं रटे हो? समझ भी लो, रट भी लो, मौलिक कर्तव्य लिखोगे ही। निबंध में 11 नहीं हो सकता, कभी 2 लिखने का, कभी 3 लिखने का मौका मिल जाए, मिलेगा ही। आपके ऊपर निर्भर करता है कनेक्ट करते हो कि नहीं करते हो। दिमाग में रखना, हर एक साल लिख रहे हो। कब लिख रहे हो? मतलब 68वीं में भी लिखना था, 69वीं में भी लिखना था, और एक से अधिक जगह पे लिखना था, और 70वीं में भी जो अभी होने जा रहा है इसमें भी लिखेंगे। डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉन्टेक्स्ट बनाते हो और कैसे कनेक्ट करते हो, मगर संभावना हमेशा बनी रहती है किसको लिखने का। और हमने बोला भी था, कितने लोगों को याद है? ध्यान रखना, अभी खड़ा करा दूंगा मैं सुनने के लिए। कितने लोगों को याद है मौलिक कर्तव्य? पूरा साफ है, ये इलाका साफ है। अच्छा है याद? वेरी गुड, याद कर लोगे बेहतर होगा। अब मौलिक कर्तव्य में 2 शब्द हैं, उनको ध्यान कर लेना। एक है वैज्ञानिक मनोवृत्ति, एक है सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर। बन सकता है वहां पे निबंध, अंडरलाइन कर लेना, स्टार दे लेना। हो सकता है वैज्ञानिक मनोवृत्ति पे सवाल बन जाए, पूरा निबंध बन जाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट हो सकता है, सामाजिक संस्कृति, भारत की सामाजिक संस्कृति। तो विविधता में एकता वाले पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं, तो हो सकता है सामाजिक संस्कृति पे सवाल बन जाए। लिख लिया साइड में? कहाँ लिखे हो? अच्छा ये बोलो, कहाँ पे सवाल बन सकता है? बिना नीचे देखे बोलो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक संस्कृति, सामाजिक, कंपोजिट कल्चर। शब्द वहां कंपोजिट कल्चर, ध्यान रखना। ऐसा बन सकता है। तो 11 मौलिक कर्तव्य को आप एक पैराग्राफ में डाल सकते हो। ऐसा कर सकती हो कि 11 को लगातार लिख सकते हो। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये बाध्यकारी है कि स्वैच्छिक है? बाध्यकारी है कि स्वैच्छिक है? आउटराइटली लिख दोगे स्वैच्छिक है। हमने बहुत सारे मौलिक कर्तव्यों को बाध्यकारी बना दिया है दूसरे से जोड़कर। बोलो ऐसे देखोगे इनिशियली तो स्वैच्छिक है। राष्ट्रगान का अनादर करोगे क्या? राष्ट्रध्वज का अनादर करोगे क्या? करोगे तो दंड है। वहां कचरा बाहर फेंको, दंड है। दंड है कि नहीं है? हमने कई दूसरे आर्टिकल से जोड़कर कई मौलिक कर्तव्यों को हमने क्या कर दिया है? अरे बोलो क्या कर दिया है? सवाल बन सकता है कि क्या मौलिक कर्तव्य स्वैच्छिक हैं? आलोचनात्मक विवेचन करें। कई लोग बोलेंगे हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है, हम इनका पालन करें या न करें। अरे बोलो ये सुनो, तो आपकी पूर्णता आप ही की इच्छा पे नहीं है, कई जो बाध्य किया गया है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चाहिए में स्वेच्छा है, ध्यान देना। पड़ेगा में तो बाउंड कर दिया है ना, हमने जोड़ जोड़ के कर दिया है। लिख लिया? तो बोलो लिख लिया। अब लिख रहे हैं कि अधिकार और कर्तव्य में कैसा संबंध है। अधिकार और कर्तव्य में संबंध, अभी तो हमने अधिकार को अलग से देखा, कर्तव्य क्या है, कौन से कर्तव्य हैं, इन चीजों को देखा। अब क्या लिख रहे हैं हम लोग? देखो, अगर हम साधारण दृष्टिकोण से देखें, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, या संकीर्ण दृष्टिकोण से देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर विरोधी हैं। हाँ लिखेंगे, अगर साधारण दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर विरोधी है। अधिकार में जहां स्वार्थ का भाव है, लिख चुके हैं, वेरी गुड। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों क्या हैं? लिख चुके हैं, अधिकार में स्वार्थ का भाव है और उधर वाले में परार्थ का भाव है। परमार्थ मत लिखना,
परमार्थ वो होता है, ऊपर वाला क्या परमार्थ। कई लोग परमार्थ की खोज में घूमते हैं। अरे बोलो परम अर्थ, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ स्वार्थ का उल्टा परार्थ है, परमार्थ नहीं है। ध्यान देना, स्वार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा। तो कर्तव्य में परार्थ की भावना है, अधिकार में स्वार्थ का भाव विद्यमान है, भाव प्रबल है। तो ऐसा लगता है परस्पर विरोधी है, परंतु वास्तव में यह सही, दोनों वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा आप लिखोगे। क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब लिखोगे एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। हो गया है? कंप्लीट हो गया है? अरे बोलो कितना लाइन इस पे लिखो, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। पहले अगर आप दिखाओ लिख चुके हो पहले, ठीक है। अरे बोलो लिख चुके हो, कहां लिखोगे? ठीक है। अधिकार क्या है, अधिकार क्यों आवश्यक है, कर्तव्य क्या है, लिख लिए। अधिकार कर्तव्य में एक पॉइंट लिखा है कि एक व्यक्ति का अधिकार, ठीक है, नोट करोगे। दूसरा ये पार्ट हो चुका है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। दूसरा एक पार्ट है कि एक व्यक्ति का अधिकार स्वयं के प्रति कर्तव्य है। दो पार्ट हो गया है सारे लोगों को। ये दो पार्ट मेजर पार्ट है। पढ़े हो ना कमरे पे, लिखा हुआ है ना कि जैसे यदि मुझे जीवन जीने का अधिकार है तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अन्यों के जीवन जीने में बाधा उपस्थित, लिखा हुआ है। अरे इतना तो तुरंत पकड़ में आता है। 3 जगह पढ़ा रहा हूं ना, 4 बार हो जा रहा है एक ही चीज को। तो और थोड़ा आगे आगे पीछे, कहीं पे 1.5 घंटे का ही है, कहीं पे थोड़ा कम पे खत्म होता है। ये बताओ दोनों पार्ट लिख चुके हैं कि नहीं लिखे हुए हैं? पहला पार्ट हो चुका है, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। मैं एक बात बोल देता हूं, अगर लाइन लिखवाएं तो दिक्कत क्या है? मैं एक बार दिखाओ, कॉपी दिखाओ, मैं उसको रीड कर रहा हूं, सारे लोग देखना। ऐसा प्रतीत होता है कि ठीक है, अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, वही कर्तव्य समाज का दूसरों के प्रति दावा है। यदि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है वो अधिकार है, वही दूसरे के दृष्टिकोण से देखता है तो वह अधिकार और कर्तव्य समाज के सभी सदस्यों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। एक का अधिकार दूसरे का और एक का अधिकार स्वयं का, इसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ध्यान रखना। ये कल की कॉपी है ना, तो ये दोनों अभी एक्सप्लेन नहीं हुआ है, लिख के लाइन छोड़ा हुआ है, एक्सप्लेन नहीं हुआ है। पकड़ो आप, यही है ना, इतना ही लिखा हुआ है ना, कल की कॉपी है ना। लिखो एक का अधिकार स्वयं के प्रति कर्तव्य है, दोनों एक्सप्लेन नहीं हुआ। मुझे स्ट्राइक कर रहा था कि एक्सप्लेन नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा 10 लोग बोल रहे हैं, लिखा हुआ है। अरे एक ही लाइन लिखा हुआ है, एक का अधिकार दूसरे का, उसको लंबा खेला नहीं हुआ है। उस लाइन को लंबा खेलोगे ना, क्या चीज? दिल पे मत लो, गुस्से में मत आओ, बोलो इतना एग्रेशन के मोड में नहीं। इधर से भी कई लोग विरोध, कई लोग बोल रहे हैं कि हो गया। मुझे दिमाग में एक ओवरऑल रहता है किस क्लास में क्या छूटा हुआ है। बोलो एक थोड़ा बहुत रहता जरूर है, कभी कभी हो सकता है कि ऐसा रहता है। सबने कहना शुरू कर दिया कि हम लोगों ने 2 लाइन लिखा था मगर लाइन को हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। क्लियर है? पहला लाइन क्या है? एक का अधिकार स्वयं का कर्तव्य है, इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान देना, हम लोग जो लिख रहे हैं उसको रीअरेंज करने की जिम्मेदारी आपकी है। कौन क्या करने का? अब जो अभी लिख रहे हैं उसको वहीं पे पुट करना है। क्लियर? हम लोगों ने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, ध्यान देना। स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, शुरुआत में प्रस्तावना, बोलो उसके बाद अधिकार क्या है, अधिकार क्यों जरूरी है, अधिकार कौन कौन से हैं, अधिकारों का संरक्षण कैसे, पार्ट क्लियर। कर्तव्य क्या है, कर्तव्यों के कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार के, उसके बाद संबंध लिखने जा रहे हैं। संबंध के क्रम में सबसे पहले बताएंगे, ऐसे देखेंगे तो लगता है परस्पर विरोधी है। बोलो संकीर्ण व्यापक दृष्टिकोण से लगे देखेंगे, स्पष्ट होगा कि दोनों परस्पर पूरक है। अब पूरक कैसे है? उसका पहला पक्ष एक का अधिकार, जब इसको एक्सप्लेन कर लेंगे फिर लिखेंगे एक का अधिकार। कैसे बोलो एक का अधिकार? आ रहा है समझ में? स्ट्रक्चर में इसी तरीके से है ना, लेखन में आगे पीछे हुआ होगा, ध्यान देना, स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। तो समझ में आ रहा है? क्या करना है पहले बताओ। पहले स्ट्रक्चर लिखो, साइड में लिखो, बिना देखे लिखो, एक बार स्ट्रक्चर लिखो। ध्यान आ रहा है? पहले बोलते जाओ पहला पॉइंट क्या है, उसके बाद अधिकार क्या है, दूसरा क्यों आवश्यक है, तीसरा अधिकार कितने, चौथा अधिकार की रक्षा कैसे, एक पार्ट हो गया। बाद में कर्तव्य क्या है, कर्तव्यों के कितने, बोलो 2 मेजर पार्ट है, ठीक है। फिर बताएंगे अधिकार और कर्तव्य में संबंध। तो संबंध क्रम में पहला हम लोग निगेटिव से शुरू कर रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों परस्पर विरोधी है। एक में स्वार्थ का है,
दूसरे में थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कैसे है, क्लियर है। परंतु इसे हम उचित नहीं मानेंगे, इसमें ये वास्तव में सही नहीं है। फिर हम बता देंगे वास्तव में दोनों परस्पर पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका पहला एस्पेक्ट बनता है एक का अधिकार। जब इसको एक्सप्लेन कर लो तो उसको जाओ, एक का अधिकार आ गया समझ में? अरे बोलो आ गया समझ में? कैसे फ्लो मेंटेन रखोगे? आ गया? तो हम इसको एक्सप्लेन कर देने जा रहे हैं। एक का अधिकार स्वयं का कर्तव्य है, नोट कर लो। एक व्यक्ति का अधिकार तभी सुरक्षित रहता है जब दूसरे लोग, अन्य लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपको जो अधिकार मिला उसका उपयोग आप तब करोगे, अपने अधिकार आपका तभी सुरक्षित होगा और तब उपयोग करोगे जब अन्य लोग अपने कर्तव्यों का, जैसे जीवन जीने का अधिकार, जैसे जीवन जीने का अधिकार। यदि मुझे जीवन जीने का अधिकार है तो अन्यों का यह कर्तव्य है कि वे जीवन जीने के मेरे इस अधिकार में वे जीवन जीने के मेरे इस अधिकार में बाधा न डालें, जीवन पर प्रहार न करें, आत्महत्या के लिए न उकसाएं। स्पष्ट है कि कर्तव्यों के संसार में ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, इस पे ही निबंध जा सकता है। कर्तव्यों के संसार में अधिकार सुरक्षित रहते हैं। अंडरलाइन कर लिया? क्या अंडरलाइन किया? इसी पे निबंध बन सकता है। कर्तव्यों के संसार में अधिकार सुरक्षित रहते हैं तथा उनका उपयोग संभव है, आप इसको 2-3 एग्जाम्पल देकर लंबा खींच सकते हो। एग्जाम्पल लिख लो नीचे में, शिक्षा का अधिकार, इस पे भी लिख सकते हो। 2-3 एग्जाम्पल पे एक पैरा क्रिएट कर सकते हो। हम सबको किसका अधिकार है? शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। सारे लोग बोलो शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। तो अगर आपको अधिकार मिल जाए तो औरों की ड्यूटी है कि ठीक से स्कूल में पढ़ाएं। मान लो स्कूल में टीचर जाए ही नहीं, वो अपने कर्तव्यों का पालन ही ना करे, बोलो तो आपका अधिकार सुरक्षित है। और जब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तब ना आपका अधिकार सुरक्षित है। आपको अधिकार है शिक्षा पाने का और कोई रास्ते में आपको रोक रहा है, कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, घर जाओ, बोलो संभव है कि नहीं है? आपका शिक्षा प्राप्ति का अधिकार तब सफलीभूत होगा जब कोई अन्य आपकी शिक्षा प्राप्ति में बाधा, बोलो टीचर अपने कर्तव्यों का समुचित तरीके से, बोलो ये सुनो, तब हमारा अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो हम शिक्षा वाले अधिकार पे जा सकते हैं। सड़क पे चलने का अधिकार है, अरे बोलो है, और सामने वाला ऐसे लहराते हुए आ रहा है, सड़क पे चलोगे किनारे हट के खड़े हो जाओगे, मिल गया अधिकार। सामने वाला अपने कर्तव्य का पालन, आपको चलने का अधिकार है तो आप चल ही रहे हो, ठीक तरीके से जा रहे हो, मगर आप अपने अधिकार का एंजॉय कब करोगे? जब सामने वाला अपने कर्तव्यों का ठीक से, तब ना आपका अधिकार सुरक्षित है। केवल अधिकार मिलने से हो जाएगा क्या? केवल अधिकार मिलने से आप उस अधिकार का लाभ वास्तव में नहीं ले सकते हो। अधिकार मिलने का एक संदर्भ यह भी है, तभी आप उस अधिकार को एंजॉय कर सकते हो जब अन्य लोग अपने कर्तव्यों का समुचित तरीके से
कई लोगों को देखते होगे सड़क पे नया नया जो बाइक खरीदता है तो जनरली इसी टाइप से चलता है। उसको लगता है सारी दुनिया घूम कर मुझे ही देख रही है। उसको अपने अस्तित्व का एहसास होता है कि धरती पर मैं भी हूँ। हो सकता है 1 सेकंड लगे और मामला ही बिगड़ जाए। बिगड़ जाता है बहुतों का इसी हीरोगिरी में, जोश में होश खो देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस में विवेक काम नहीं करता है। बोलो, इतने इमोशनल हो गए और रफ्तार बढ़ा दिया और बड़ा कट मारा तो हो गया। बोलो, तो आपका एक तो सड़क पर चलने का अधिकार सुरक्षित नहीं रहा, तो केवल अधिकार देने मात्र से काम नहीं होगा। अधिकार की अवधारणा किसके सापेक्ष है? अधिकार की अवधारणा सापेक्षिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? रिलेटिव है। किसके रिलेटिव है? दूसरे लोग कर्तव्य पालन करेंगे तब जाके आपका अधिकार, शिक्षा का अधिकार लिख सकते हो। और ध्यान देना, अधिकार भी आपके अनलिमिटेड नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है। कहने का मतलब निरपेक्ष नहीं है। अधिकार असीमित और निरपेक्ष नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ी तो उस पर भी युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनाप शनाप बोलोगे क्या? धर्म को गाली दोगे क्या? किसी के भी धर्म को बोलो। किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी कर दोगे क्या? एक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलने की आजादी के नाम पे कभी दूसरे नेता को, कभी किसी महिला के बारे में सख्त टिप्पणी कर देते हैं। फिर बोलता है ये तो मेरे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं चाहे जो बोलूं। बाद में कई लोग माफीनामा लिखते हैं, गलती से मैंने बोल दिया, आगे नहीं बोलेंगे। सऊदी जाके बोलते कहां पे है? अभी भी कई मामले चल रहे हैं कि अपने शब्द वापस लो और माफी मांगो, नहीं तो केस झेलो। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शुरुआत में क्या कहना था? ये मेरे वाक और अभिव्यक्ति की क्लियर है? लिख सकते हो? पहले बोलो, लिख सकते हो? तो इसमें आप लिख सकते हो शिक्षा का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? सारे लोग बोलो क्लियर। मतलब इसको 2 पैराग्राफ आराम से बना सकते हो। लास्ट में क्या लिखा है? अंडरलाइन कौन सा लाइन किया है? अधिकार कर्तव्यों के संसार में ही सुरक्षित रहते हैं। अगर कर्तव्यों का पालन न करे तो अधिकारों का कोई औचित्य। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों चीजें हैं। आज विडंबना ये है कि लोग खूब अपने अधिकारों की मांग करते हैं कि मुझे ये अधिकार दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मगर कर्तव्य पालन पर बल यह उचित नहीं है। कर्तव्यों का पालन भी समुचित तरीके से होना चाहिए। दूसरा लाइन लिखो, एक का अधिकार स्वयं के प्रति कर्तव्य है। अभी जो लिखा, मान लो आपको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, तो दूसरों का कर्तव्य है ना कि आपके रास्ते में बाधा ना पड़े। दूसरों का कर्तव्य ना ठीक से पढ़ाए। अगर आपको जीवन जीने का अधिकार है तो दूसरों का कर्तव्य है ना कि आपके जीवन में बाधा, आपके जीवन पे प्रहार। तो एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। ये पार्ट ऊपर का हो गया। समझ में आया? अगर कुछ है ऐसा तो उसको ठीक करो, करेक्ट करो। क्या लिखा था? एक अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। ये हो गया, ये हो गया। अरे बोलो यस। पीछे भी हो गया, क्लियर हो गया ना? बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट कर दियो, एक का अधिकार स्वयं के प्रति कर्तव्य है। एक का अधिकार स्वयं के प्रति कर्तव्य है। एक का अधिकार स्वयं के प्रति कर्तव्य है। अगर आपको कोई अधिकार मिला हुआ है तो आपको यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वो अधिकार केवल आपको ही नहीं मिला हुआ है, बल्कि वो अधिकार औरों को भी मिला हुआ है। लिखो, यदि कोई अधिकार किसी को मिला है तो उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अधिकार अन्यों को भी प्राप्त है। वह अधिकार अन्यों को भी प्राप्त है। ध्यान देना, यदि आपको जीवन जीने का अधिकार है तो केवल आपको है कि दूसरों को भी है? तो आपको जीवन जीने का अधिकार है तो तुरंत आपका यह कर्तव्य बन जाता है, एक व्यक्ति का अधिकार स्वयं के प्रति। फिर से बोलो, कौन सा लाइन को एक्सप्लेन करना है? अगर आपको जीवन जीने का अधिकार है तो आपको ध्यान रखना है कि यह अधिकार औरों को भी है कि नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपको अधिकार मिला है जीवन जीने का तो तुरंत आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों के जीवन में बाधा, दूसरे को कष्ट, दूसरे के जीवन का हरण, दूसरे को आत्महत्या के लिए नुक्स है। कर्तव्य है कि नहीं है?
बोलो ये सुनो, अगर आपका अधिकार है शिक्षा का तो औरों को भी तो है। तो जैसे ही आपके पास अधिकार है आपका कर्तव्य भी हो गया, उसी से संबंधित कर्तव्य है कि दूसरों को शिक्षा प्राप्ति में बाधा। ध्यान देना बारीकी के साथ। पहला पाठ है एक व्यक्ति का अधिकार दूसरों का कर्तव्य है, उसको हमने लिखा, समझ में आ रहा है। जब पॉलिटी में जाते हैं तो सामान्यतः हम इस टाइप का विवेचन डिटेल में नहीं जाते। हम वो अधिकार पढ़ लिया, कुछ देर के बाद कर्तव्य पढ़ लेंगे, वो नीति निर्देशक तत्व भी आ जाएगा, ये सारी चीजें आती हैं। बोलो, मगर इस टाइप के संबंधों पे लंबी विवेचना सामान्यतः नहीं होती है। अधिकार भी पढ़ लेंगे तो जनरली हम सीधे अधिकार पे विवेचना कर लेते हैं। अधिकार कहते से हैं और अधिकारों की जरूरत क्यों है, कई बार इसकी भी विवेचना कम होती है। समझ में आया? ये तो आसान है ना कि 14 में 15 में 16 में क्या क्या है, वो एक एक लाइन को धटे पड़े हुए। बोलो, अधिकार क्यों जरूरी है, वो एक अलग पक्ष है। लॉस्की का स्टेटमेंट आता है उसमें, क्लियर है? तो वो सब महत्वपूर्ण पक्ष हैं, क्लियर? तो हम दूसरे पार्ट को ले रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का अधिकार है, किसी को कोई अधिकार मिला है, तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा अधिकार ऐसी स्थिति में व्यक्ति का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो दूसरे के अधिकार, वह ऐसी स्थिति व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वह दूसरों की अधिकार प्राप्ति में बाधा न डाले। उदाहरण देकर ही स्पष्ट करोगे, बिना उदाहरण दिए स्पष्ट होगा नहीं। जैसे अब जैसे एक बार जीवन जीने तो कभी अपने बहुत सारे अधिकार हैं, हम एक ही अधिकार को अभी लेके चल रहे हैं, मगर आप बदल सकते हो, ध्यान रखना, दिमाग लगा के बदल के कर सकते हो। जैसे यदि क्योंकि जीवन जीने का अधिकार जो है ना सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। कौन सा अधिकार? आर्टिकल कौन? 21। केवल 21 को मान लो और सबको हटा दो, और 21 को कहो कि 21 एकदम बिल्कुल होना चाहिए। धीरे धीरे करके हम सबको बोरो कर लेंगे, सबको निकाल देंगे। केवल 21 अगर आपने ठीक से पकड़ लिया तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है? 32 एक जरूर है कि उपचार लेते हैं, मगर ऐसे देखा जाए तो 21 नंबर 1 है। 21 पे एटलीस्ट एक पेज आपके पास कंटेंट होना चाहिए। किस पे? 20। उसको 2 लाइन में नहीं, एक पेज। कितना? एक पेज का कंटेंट आपके पास अवश्य होना चाहिए। तो कभी खेलते वक्त उसका फायदा मिलता है। प्राण जीवन जीने का अधिकार केवल ये नहीं है कि आप बस आपको कोई हत्या न करे, आपको स्वच्छ वायु भी चाहिए, स्वच्छ जल भी चाहिए, तब ना जीवन ठीक से जियोगे। केवल खिसकते हुए जीवन थोड़ी जीना है, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना है। ये सुनो, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण हमारा अधिकार है। अधिकार है कि नहीं है? किसके तहत अधिकार हो गया? 21 के तहत। हमारी निष्ठा का सम्मान हो, निष्ठा का कोई उल्लंघन करेगा आप ठीक से जीवन जी नहीं पाओगे। ये सुनो, तो ये जीवन जीने के अधिकार का पार्ट हो जाता है। कौन सा? निष्ठा का अधिकार। बोलो ये सुनो, ठीक से जीवन जी पाएगा क्या कोई, यदि उसके निजी मामले के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो अधिकार है हमारा। 21 को ठीक से पढ़ लेना चाहिए, जब भी पढ़ोगे वो तो एक पेज हो जाए आपके पास। तो जैसे यदि मुझे जीवन जीने का अधिकार है तो जीवन जीने का अधिकार अन्यों को भी है। ऐसी स्थिति मेरा यह कर्तव्य है कि मैं दूसरों के जीवन जीने में बाधा, उन्हें आत्महत्या के लिए न लिखो अपने तरीके से, एग्जाम्पल देकर लिखो। पॉलिटी पढ़ चुके हो। यदि मुझे शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है तो मेरा यह कर्तव्य बन जाता है, अधिकार है तो कर्तव्य बन गया, तो मैं दूसरे की शिक्षा प्राप्ति में बाधा न डालूं। वो तो दिया शिक्षा पे। यदि मुझे जीवन जीने का अधिकार है तो मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं दूसरे के जीवन जीने में बाधा, उसे आत्महत्या के लिए न उकसाऊं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। मुझे अधिकार है जीवन जीने का तो मेरा कर्तव्य भी है। तुरंत कर्तव्य आएगा। बोलो, स्पष्ट है कि अधिकार और कर्तव्य सहचारी हैं। क्या लिखोगे? कौन सा शब्द? सहचारी हैं। क्या है? सहचारी का मतलब साथ साथ चलते हैं, इनमें घनिष्ठ संबंध है, इनमें घनिष्ठ संबंध है। तो ये सुनो, और अगर व्यक्ति कंक्लूड करते वक्त बोल सकते हो कि जीवन में व्यक्ति अपने अधिकारों का यदि सदुपयोग करे और कर्तव्यों का पालन करे तो एक संतुलित जीवन और सामंजस्यपूर्ण जीवन की स्थापना की जा सकती है। नोट कर लो, यदि सभी लोग अपने अधिकारों का सदुपयोग करें, सभी लोग किसका सदुपयोग करें और कर्तव्यों का समुचित रूप से
कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन करें तो एक संतुलित जीवन सामंजस्यपूर्ण जीवन की स्थापना की जा सकती है। सामंजस्यपूर्ण जीवन की स्थापना की जा सकती है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए इन दोनों में संतुलन का होना आवश्यक है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए इनमें संतुलन का होना आवश्यक है। आप इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत से भी जोड़ सकते हैं। ऐसा होने पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा होने पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसे घुमाते फिराते आप इसको लंबा ले जा सकते हैं। अगर कोई कविता वगैरह याद आ रही है तो उसे डाल के इसको, अगर सभी लोग, हम लोग अपने अधिकारों का सदुपयोग करें, अधिकारों का दुरुपयोग न करें, अधिकारों का क्या करें, सदुपयोग करें, और सारे लोग अपने कर्तव्यों का क्या करें, पालन करें, तो फिर तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनेगा। एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? जिसके पास अधिकार है दुरुपयोग करने पर तुला हुआ है और कर्तव्य के पालन की बात नहीं करता है। बाहर निकलेगा, पाउच इधर उधर फेंकता हुआ चलेगा, गुटखा खा रहा है, पाउच फेंकेगा जमीन पे, पॉलिथीन में सामान लेकर जा रहा है, डस्टबिन में न फेंक के सड़क पे फेंकेगा, जाके नालियां जाम होंगी, थोड़ी सी बारिश होगी, चौक हो जाएगा, चारों तरफ लगेगा बाढ़ आ गया है। खूब होता है पटना में। पटना में जो पिछली बार बाढ़ आई, शहरी क्षेत्रों में पानी जो भरा, तो जब उसकी जांच आई तो जांच में बारिश ज्यादा नहीं हुई थी, मगर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। मूल कारण क्या था? लोगों की लापरवाही। लोगों ने ठिकाना सारा का सारा फोड़ा किसके ऊपर? प्रशासन के ऊपर। अपनी गलती नहीं देखते कि जहां मौका मिला वहीं पॉलिथीन सड़क पे, कोई भी सामान ले जा रहे, पाउच खा रहे हो, वो पाउच का जो प्लास्टिक का पन्नी होता है उसको कहां पे, एटिकेट की कमी तो है ही। बोलो, पर्यावरणीय चेतना कम लोगों की जागृत है। कर्तव्य के निर्वहन का भाव कम प्रबल है कि हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसा काम नहीं करें, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और सब लोग थोड़ा थोड़ा एफर्ट करेंगे तो क्या हाल होगा? अरे बोलो, सब लोग थोड़ा थोड़ा एफर्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी कई बार देखता हूँ पाउच फेंका हुआ है, वो कुरकुरे का ऊपर वाला रैपर फेंका हुआ है, खाया यहीं नीचे रैपर सरका दिया। अब कई लोग रैपर को अपने बक्से में ही डाल के ले जाता है, कहीं सही जगह पे डस्टबिन में डालेंगे। मास लेवल पे लोगों की दशा क्या है? देखा बगल वाले ने रैपर फेंका, नीचे सरकाया, वो भी निकालता है, खाया पिया और नीचे ही वहीं पे प्रतिदिन बैठता है, वहीं पे गंदगी करने पे तुला हुआ है। अरे बोलो, ये सुनो, याद समझ में आ रहा है? मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना कि मुझे बोल रहे हैं। क्लियर? अरे बोलो क्लियर। एटिकेट धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए। उसमें परिवार की भूमिका होती है, समाज की भूमिका है। क्या कि समाज में ही गलत देख रहा है, डस्टबिन खोजता है तो मिलता नहीं है। कहाँ डस्टबिन है? यहाँ पे तो सब जगहों पे रखा हुआ है, तो खूब रखा हुआ है, कई जगहों पे रखा हुआ है, रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? देखो, अच्छा नहीं रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? अरे नहीं रखा हुआ है तो बाहर में रखा हुआ है कहीं पे, पूरे पटना में है, घर में है, घर में ले जाके डालो डस्टबिन में। ठीक है, क्लियर? तो कितना स्वच्छ भी है। देखो उधर में एक रैपर फेंके हुए है, उधर में कोक खा के बिस्किट का रैपर फेंके हुए है, जहां पे रहता है वहीं पे ही गंदगी करवा। ये सबका कर्तव्य बनता है, और सब लोग अगर अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहे हैं तो बड़ा एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। ये सुनो, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। डॉक्टर अपने कर्तव्य का पालन न करे, वकील न करे, दुकानदार न करे, नेताजी नहीं करे, प्रशासनिक अधिकारी न करे, तो क्या दशा होगी? दशा बिगड़ जाएगी, रहने लायक नहीं रहेगा समाज। जो जिस पद पे बैठा है उसके अनुसार यह कर्तव्य है। तो आप बीच में एक पैराग्राफ स्पेशली प्रशासनिक अधिकारियों पे दिखाओगे कि प्रशासनिक अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे सरकार की नीतियों योजनाओं को त्वरित, प्रभावी और कुशल तरीके से लागू कराएं। इसका दायित्व है। ध्यान देना, अगर आप देखोगे आईएएस और आईपीएस में तो कुछ कुछ अंतर है दोनों लोगों के कर्तव्यों में। आईपीएस में इनका मुख्य बल जो है ना, वो कानून और व्यवस्था पे है। कानून और व्यवस्था को ठीक से लागू किया जाए, इसमें रोल इनका भी है। किनका? मगर प्रधान किसका हो गया है? भाई जल्दी से जल्दी क्रिमिनल को पकड़ा जाए, किनका काम है? भाई पुलिस का काम है। जो आईपीएस ही नहीं जाएगा भाई, वो उनके निर्देशन में कई सारे लोग रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट का काम है जल्दी से क्राइम को
मतलब क्रैक करे कि कैसे हुआ है, क्रिमिनल को पकड़ ले, उसको सजा दिलाए, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाए। ये सब पुलिस का काम है ना, पुलिस को यह काम करना। अब मान लो फंड आता है तो किसके पास आता है? आईपीएस के पास कि आईएएस के पास? आईएएस के पास आता है। तो फंड का समुचित तरीके से वितरण होना, जो जिसके लिए आया वहां पे बंटना चाहिए। कोई अगर गरीबों के लिए कुछ बनता है तो पुलिस की भूमिका है क्या? किसकी भूमिका है? जिले का एक तरीके से मालिक ही हो जाता है। अगर आईएएस ऑफिसर चाहे तो जिले की किस्मत बदल दे। अगर वो अपने ठीक से समस्त कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दे और अपने अधिकारों का ठीक से सदुपयोग शुरू कर दे तो एक अधिकारी जिले की किस्मत को बदलने लगता है। ध्यान देना, बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इतनी ताकत है। और शिक्षा व्यवस्था सुधार देगा। बोलो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा में भी सुधार कर सकता है। सड़कों की स्थिति बदल सकती है। गरीबों की दशा पे सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहुत सारा काम है ना। इनका काम लिमिटेड है पुलिस वालों का। अरे बोलो भाई, वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, उनको सिक्योरिटी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट। कौन देगा सिक्योरिटी? क्रिमिनल को अरेस्ट करना है, कौन सा डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट। उनका ये कर्तव्य है। अपराध हो गया, जांच करना है, कौन सा डिपार्टमेंट? एडीएम साहब थोड़े करेंगे, आईएएस एडीएम और जो ये है, इनका संदर्भ प्रधान बल थोड़ा अलग है। नीति और योजना बनी है, सरकार की योजना बनी है। तो जो आईएएस होंगे, डीएम होंगे, एडीएम होंगे, एसडीएम होंगे, इनकी प्रमुख भूमिका हो जाती है उसमें। बोलो, अरे बोलो, ये सुनो, योजनाओं का लाभ चाहे तो घर घर पहुंचा दे। एक आईएएस अधिकारी की पहुंच अपने जिले के, जिस जिले में उनकी पोस्टिंग है, जिस एरिया में, वो शहर से लेकर गांव के एकदम अंतिम छोर तक हो सकती है। इसकी पहुंच अगर तुल जाए तो जी बदल सकता है मामला। 3 लोग मिलकर वहाँ के अगर लोकल विधायक हों, जो वहाँ के सांसद हों और आईएएस हों, अगर ये तीनों तुले हुए हों कि हमें अपने जिले की तकदीर बदलनी है, इतना फंड है, बड़ा फंड है हर एक जिले के लिए, केंद्र के द्वारा अलग, राज्य प्रायोजित अलग से कार्यक्रम है, सबका लाभ जनता को मिल सकता है, बड़े पैमाने पर मिल सकता है। ध्यान देना, ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है। कई सारे आईएएस अधिकारी खूब चर्चित रहते हैं काम करने के लिए। जब कुछ होगा उनका नाम लिया जाता है, ये देखो आईएएस अधिकारी। तो अब जब तबादला होता है तो पब्लिक भी सड़क पे आ जाती है कि नहीं, इस अधिकारी का तबादला, जनता को लगने लगता है ये अधिकारी तो बड़ा अपने काम का है, ये अधिकारी तो हम सबके जीवन में असर डाल रहा था। क्लियर? आईएएस में कुछ साल पहले सवाल पूछा था कि भारतीय नौकरशाही में अभी भी ना जो कॉलोनियल मेंटेलिटी थी वो गई नहीं है। ये तो आईएएस में सवाल पूछा था। अभी भी मेंटेलिटी अंग्रेजों के काल वाली है, सबकी नहीं, कुछ की। बहुत सारे आईएएस अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं मगर कुछ के ऊपर आक्षेप लगते रहते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर? तो प्रशासनिक अधिकारियों का भी कर्तव्य है कि वह गैर तरफदारी पूर्वक काम करें, भेदभाव रहित होकर काम करें, उनको जनता की नीतियों और योजनाओं को, सरकार की नीतियों और योजनाओं को ठीक से लागू करना चाहिए। उस पर भी एक पैराग्राफ हो गया। बोलो, हो गया? लिख सकते हो? लिखोगे, नीचे थोड़ा जगह छोड़ो, कुछ और मिलेगा नोट्स में तो वहां से ऐड कर देना। क्लियर है? पीछे क्लियर? वेरी गुड। अब 2023 का एक सवाल है जो बीपीएससी में पूछा गया, उसको देखते हैं। इतना जानदार सवाल है, स्टैंडर्ड मतलब सवाल माना जाएगा। अब की बार पता नहीं किस स्तर के सवाल होंगे। पीटी का सवाल देखने से लगता है कि स्तर खराब हो गया है। हो सकता है मेंस का स्तर अचानक उठा दे, क्योंकि दबाव में तो है ही बीपीएससी। जिस स्तर का सवाल है बीपीएससी जैसे एग्जाम से, उस स्तर का सवाल की अपेक्षा ज्यादा लोग नहीं करते हैं। क्योंकि ठीक पहले स्टेटमेंट आया था कि हम अपने सवाल का स्तर यूपीएससी के नजदीक ले जाएंगे। हुआ क्या कि बीपीएससी अपना भी स्तर मेंटेन नहीं कर पाई, उससे भी कहां चली गई। ये फैक्ट है, ब्रूट फैक्ट है, ध्यान रखना। क्लियर? पिछली बार यूपी पीसीएस ने अपना स्तर तुरंत ऊपर उठाया। कई सारे पीसीएस ने अपने स्तर को क्या कर लिया है, बीपीएससी ने अपने स्तर को। बोलो, ये स्थिति है, फैक्ट है। और उन प्रश्नों को देखने से बहुत आनंद की अनुभूति नहीं होती है कि क्या जानदार प्रश्न बने हुए हैं। बोलो, एक एक लाइन का रटते हुए तो क्रैक कर रहे हो, दिमाग लगा कर उत्तर नहीं निकाल सकते हो। याद है तो करो, नहीं याद है तो बाहर बैठो, कोई दिमाग नहीं लग सकता है। आईएएस के सवाल में कई जगहों पे दिमाग लगा लगा कर उत्तर निकाला जाता है, सोचना पड़ेगा। यहाँ सोचने से क्या अंतर होता है? याद है तो टिक मारो, नहीं तो बाहर बैठो। और अगर याद है तो 100 सवाल है ना, 150 है। 150 सवालों को आप आधे घंटे में क्रैक कर सकते हो। 45 मिनट में भर के शांत हो जाओ, 1 घंटे में पढ़ के शांत हो जाओ, क्योंकि बहुत सोचने की जरूरत नहीं है ना। छोटा छोटा एक लाइन, वन लाइनर। मतलब बिहार के सबसे टॉप एग्जाम माना जाएगा ना स्टेट का। आगे तो बीपीएससी बहुत सख्त कर सकता है, ध्यान रखना आप सारे, क्योंकि इस वाले से बीपीएससी के रेपुटेशन पे भी असर पड़ा है कि इनका रेपुटेशन ठीक नहीं है। जो अभी तक अतुल प्रसाद जी थे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा था और मेंस में भी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा था। मेंस का ये जो सवाल देखो, उनके सवालों का स्तर एक लगता था कि ये तो आईएएस के स्तर का ठीक है, कोई ठीक से पढ़ाओ तभी लिखेगा।
ऐसा नहीं कोई रट ले और जाके लिख दे, ऐसा नहीं था। उन्हीं में से एक सवाल हम लोग देख रहे हैं। साहित्य, देखो अच्छी चीजों की प्रशंसा भी हो, थोड़ा अगर खराब हो रहा हो तो हम उसकी निंदा कर सकते हैं, ये फैक्ट है, ये तथ्य प्रूफ फैक्ट है। किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि इस स्तर के सवाल आएंगे, बॉटम लाइन के सवाल आए हैं। क्लियर? देखो सवाल का स्तर देखो, साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है। साहित्य 23 का सवाल नोट करोगे, साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि वह नैतिकता और सामाजिक क्रिया का भी रूप है। थोड़ा देख लेना एग्जैक्ट यही शब्द है पूरी तरीके से, फॉर्म ऑफ मोरालिटी एंड सोशल एक्टिविटी, यही है सवाल। 23 का सवाल लिख लिया, 2023 रिपीट कर दें, साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि यह नैतिकता और सामाजिक क्रिया का भी रूप है। ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिना पढ़े, ठीक से पढ़े, बिना अच्छे तरीके से पढ़े सवाल को डील नहीं किया जा सकता है। कोई ठीक से पढ़ा हो, पढ़ने वाला हो, वही इसमें नंबर पा सकता है। बोलो, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, ज्ञान का स्रोत, बल्कि यह नैतिकता और सामाजिक क्रिया का भी रूप है। सामाजिक क्रिया का भी रूप है। जहां अधिकार और कर्तव्य खत्म किए हो, उसी पेज के नीचे शुरू नहीं करना है। क्यों वहां शुरुआत कर रहे हो? नीचे छोड़ने में कुछ दिक्कत है? कुछ और पॉइंट मिलेगा, डाल लेना। मान लो मिल गया निबंध, उसमें से लगता है कि ये 2 पॉइंट और डाल सकते हैं। वैल्यू एडिशन तो हमेशा होते रहे आपके कंटेंट में, कुछ नई नई बातें लिखते रहो आप। आज कई अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। अधिकार दिया था कि सामने वाले को हम सशक्त कर रहे हैं, और उस क्रम में उन अधिकारों का हो गया, आज अधिकार हथियार बन गए हैं। अधिकार क्या बन गए हैं? हथियार। उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पे भी यह चिंता का विषय है। अधिकार मिलता है कि आपके व्यक्तित्व का ठीक से विकास हो, आपके साथ अन्याय ना हो, आप सम्मान के साथ जी सकें, और पता चलता है कि अधिकार का दुरुपयोग करने पे तुले हो। यह भी चिंता का विषय है ना, और खूब ऐसी खबरें आती रहती हैं। उस पर भी एक पैराग्राफ, तो मान लो कभी लगता है कि हम ये पॉइंट को जोड़ सकते हैं, नीचे जगह छोड़ दो, एक दो पॉइंट कहीं से मिले और डाल के, कोई कविता मिल गया, कविता मिल गई, उसको भी लिख देंगे। तो जब भी कोई निबंध कंप्लीट हो, एक पेज छोड़ दो, एक पूरा पेज छोड़ दो, बाद में जहां जहां से मिला ऐड करते रहोगे। एक ढांचा आपका बन गया है, उसको और कुछ कुछ जगह, इससे औरों से थोड़ा डिस्टिंक्ट भी बन जाओगे, थोड़ा अलग भी हो जाओगे। बोलो, तो यहाँ इतना पेज बचा हुआ है, उसी में नया लिखा जा रहा है साहित्य। फ्रेश पेज पे लिखो। क्या करोगे? फ्रेश पेज पे लिख लो। कोई दिक्कत है? दिल पे मत लो, लिख लो फिर से। साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत, बल्कि नैतिकता और सामाजिक क्रिया का भी। अब पहले इसका एनालिसिस करो, थोड़ा भी अगर इतिहास ठीक से पढ़े हो, साहित्य की थोड़ी बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा भी पता हो कि साहित्य होता क्या है, किसे कहते हैं, और इतिहास का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, किताबों का कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो, ओवरऑल आपकी जानकारी ठीक हो, तो इस निबंध को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें एक टर्म कौन सा हुआ, इसको बताएंगे क्या है। बोलो, क्या बताएंगे? पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक पेज रहने देना, अगर आधा पेज ही बने तो और आधा छोड़ देना। लिखेंगे ना तो उसमें से भी पॉइंट 2 निकलेगा, क्या 2 पॉइंट ऐड कर देते हैं। तो अभी तो आप अभी आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि आप 50 निबंधों का ना एक पेज का क्या बना लो, चार्ट। और जब कुछ मौका मिले चार्ट में ही ऐड करते जाओ। हमेशा निबंध पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है कि हमेशा पूरा ही लिखेंगे। कई बार आप बैठो तो 2 घंटे में 4 निबंध का चार्ट बनाओ। क्या बनाओ? 2 घंटे तक लगातार केवल सोच लो, आधे घंटे में एक का चार्ट। फिर कभी डिसाइड करो कि हमें 1 घंटे में 4 निबंध का चार्ट बनाना है, 15-15 मिनट देना है। कभी 15 मिनट ऐसे बैठो, कोई निबंध उठाओ जिसका भाव स्पष्ट हो, और 15 मिनट में उसका एक सिनॉप्सिस बना हुआ, इसमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे मान लो यही हम 15-20 मिनट इस पे देने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे? साहित्य। दूसरा पार्ट क्या है? साहित्य किसका स्रोत है? किसका स्रोत? ज्ञान का स्रोत है, परंतु केवल ज्ञान का ही स्रोत नहीं है, बल्कि किसको बताता है? और किसको बताता है? बोलो, किसको बताता है? सामाजिक क्रिया, सोशल एक्टिविटीज। आप साहित्य में विवाह के गीत भी मिलेंगे, मंगल गान भी मिलेगा। बोलो, क्या क्या हो रहा है समाज में, सब मिलता है। समाज में अत्याचार है कि शोषण है कि बहुत अच्छी चीजें, सब मिलेगा। कहाँ पे?
साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो हो रहा है उसको चित्रित करता है कौन? दिशा भी देता है, सुधार का आह्वान भी करता है कौन? तो ज्ञान का स्रोत है। क्या है? तो ये ज्ञान का स्रोत कैसे है बताना पड़ेगा, किस संदर्भ में है आपको डिटेल से जाना पड़ेगा। अब साहित्य किसके स्रोत के रूप में है? सारे लोग बोलो, साहित्य किसके स्रोत के रूप में? अगर हम साहित्य को देखें, इन साहित्यों से इतिहास का ज्ञान मिलता है। कुछ एक दो नाम ले लो। राजतरंगिणी, इतिहास का ज्ञान। दीपवंश महावंश, श्रीलंका के इतिहास का ज्ञान। बहुत सारे ग्रंथ है ना जिनसे किसका ज्ञान? बोलो किसका ज्ञान? कई सारे ग्रंथों से भूगोल का ज्ञान, कई सारे ग्रंथों से चिकित्सा का ज्ञान। बोलो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से किसका ज्ञान? चिकित्सा का ज्ञान। बड़ा अमीर से खगोल शास्त्र का ज्ञान मिलता है ना उनके साहित्य से। हाँ ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक उससे किसका ज्ञान? उस समय की स्थितियों का ज्ञान, मौर्यकालीन स्थितियों का ज्ञान मिलता है कि नहीं? उस समय का क्या दशा था, इतिहास का ज्ञान मिलता है कि नहीं? तो आप साहित्य ज्ञान का स्रोत इसको खेल रहे हो। 3-4 पैराग्राफ में खेल सकते हो। आपका पूरा जो इतिहास पढ़ा हुआ उसका नॉलेज आएगा काम। देखो केवल इतिहास पढ़ के लिख सकते हो, मगर आपका जीएस का पढ़ा हुआ ज्ञान काम करता है। आपने पढ़ रखा है। जैसे अगर आपको कला का ज्ञान चाहिए, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। व्याकरण का ज्ञान चाहिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी। बोलो ये सुनो। तो हम इस तरीके से थोड़ा कैटेगराइज कर लेंगे कि देखो भाई ये जो साहित्य है वो ज्ञान का बोलो है कि नहीं है। तो कैसे है आपको बताना पड़ेगा एग्जाम्पल दे देकर। इसमें जानदार नंबर पाने की गुंजाइश है, 70+ जा सकता है, क्योंकि आप इतना ऑब्जेक्टिविटी है ना। मैं कहूं कि राजतरंगिणी में इतिहास का ज्ञान है, प्रोफेसर साहब भी होंगे कहेंगे बिल्कुल सही है, काट नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया। तो बोलो ये सुनो, दीप और महावंश में भी ज्ञान है, ये इसमें ये है। सुश्रुत संहिता में किसका गया? ये तो फैक्ट है ना, हमने इसमें फैक्ट को भी लिख दिया। और कोई भी चीज गलत नहीं है, 100% सही है। सहमत असहमत होने की बात ही नहीं है। कई जगहों पे आप जो लिखते हो ना, हो सकता है सामने वाला असहमत हो जाए। यहाँ तो हम फैक्चुअल कंटेंट लिख रहे हैं। कौन सा कंटेंट लिख रहे हैं? आपका ज्ञान और सामने वाला का ज्ञान एकदम वो भी कहेगा बिल्कुल सही है। खगोल शास्त्र का ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? गणित का भी ज्ञान मिलता है। बताओ कि इसमें मिलता है। अरे बोलो ये सुनो, एक ये घुमा दोगे? बोलो घुमा सकते हो? बोलो सारे लोग, क्या हो गया पहला पार्ट? बोलो क्या हो गया पहला पार्ट? जो साहित्य है वो किसका स्रोत है? ज्ञान का स्रोत है। तो एक इसको घुमा दोगे, 2-3 पैराग्राफ निकाल सकते हो, बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो। आपके ऊपर निर्भर है कितना आप इलाकों को, तो आप उसमें ध्यान दे लो कहाँ कहाँ व्याकरण का ज्ञान, कला का ज्ञान। हम सामवेद को संगीत का स्रोत मानते हैं। किसको? संगीत के ज्ञान में उसकी उपयोगिता, वो भी तो साहित्य है, वैदिक साहित्य हो गया ना। तो कला, संगीत, व्याकरण, चिकित्सा, इतिहास, भूगोल, खगोल शास्त्र। बोलो ये सुनो, इन सब विभिन्न चीजों के ज्ञान का स्रोत कौन है? अरे बोलो कौन है? साहित्य है। साक्ष्य दे दे के आपने बता दिया, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर, सारे लोग बोलो क्लियर। तो जब ज्ञान का स्रोत लिखोगे तो इतिहास, भूगोल, बोलो राजनीति शास्त्र, कौटिल्य काल शास्त्र, बताओ किसका ज्ञान देता है? राजनीति का ज्ञान देता है कि नहीं है? प्रशासन का भी ज्ञान देता है कौन? केवल अर्थव्यवस्था ही बताता है क्या? लिखा हुआ अर्थशास्त्र, मगर ज्ञान किसका दे रहा है? अरे बोलो, कौटिल्य काल शास्त्र देखे हो? मोटी सी किताब है, जानदार पुस्तक है। बोलो तो वो एक अच्छी ऐसा नाम लिख के आप अर्थशास्त्र का ज्ञान और राजनीति का ज्ञान, ये सब चीज़ों को लिख सकते हो। तो यहाँ 3-4 पैराग्राफ आराम से आपका निकल जाएगा। निकलेगा? समझ में आ रहा है? कैसे तोड़ रहे हो? देखो अभी जो बहुत सारे ग्रंथ अवेलेबल हैं, जब मैं एक बार डिस्कस करूँ तो आप जरूर देखो उन ग्रंथों को, तो आपको लगेगा कि आपकी स्थिति क्या है और लिखने वाले की दशा क्या है। आप उनकी कमियां पकड़ लोगे कि इनमें ये फॉल्ट है, इन्होंने सारे पक्षों को टच नहीं किया है, कई जगहों पे ये हट रहे हैं, मैं इन किताब से ज्यादा बेहतर लिख सकता हूँ। ऐसा भाव आपके भीतर प्रकट होना चाहिए। क्लियर? हम तो पद को, शब्द को पकड़ के खेल जा रहे हैं। शब्द पे उतरना सबसे लास्ट में होता है। लोग शब्द तक जाते ही नहीं है, पूरे वाक्य में उलझे हुए हैं। वाक्य का क्या संदर्भ है, तोड़ के पार्ट में उतर गए। लिख लोगे? सारे लोग बोलो लिख लोगे? कौन सा पार्ट लिख लोगे? साहित्य ज्ञान का एक स्रोत है, मगर केवल ज्ञान का ही स्रोत नहीं है। किसका? अब साहित्य में कहां कहां नैतिकता की बात हो रही है, उसको जरा कोट कर दोगे? बोलो। अगर आप हितोपदेश और पंचतंत्र पढ़ोगे तो जीवन में नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा। क्या चीज? बिल्कुल लिखेंगे ना। पाली साहित्य पढ़ोगे, कौन सा साहित्य, या बौद्ध साहित्य पढ़ोगे
तो आपको खूब अच्छे अच्छे मूल्यों की जानकारी मिलेगी। मिलेगा कि जीवन में हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, सम्यक आजीव, गलत तरीके से आजीविका संपादन, सम्यक संकल्प, गलत संकल्प नहीं करना, ये सब क्या है? नैतिकता की ही तो बात है। सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक 8 मार्ग। बोलो ये सुनो, आर्य अष्टांगिक मार्ग। जैन दर्शन में त्रिरत्न। कौन से रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में पंच महाव्रत। बोलो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना किसके अनुसार? तो नैतिकता की तो बात है। नैतिकता के बारे में चर्चा है कि नहीं? जैन साहित्य में, पाली साहित्य चले जाओ, जैन साहित्य, उपनिषदों में चले जाओ, कहा गया कि एकम सद विपरा बहुधा वदंती। सत एक ही है, उसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। इसे समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना होगी, एकता आएगी। किसको? उपनिषद की इस लाइन को मानने से। भर्तृहरि की किताब है नीति शतक। कौन सा शतक? नीति शतक है, नीति सार है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमें नैतिकता के बारे में जानकारी देते हैं। इसकी किताब उन्होंने 100 श्लोक की 3 किताब लिखी। नीति शतक पढ़ोगे तो 100 श्लोक, शतक मतलब 100 श्लोक है नीति से संबंधित। ज्ञान मिला कि नहीं? तो बोलो नैतिकता के बारे में जानकारी मिले कि नहीं? उन्होंने श्रृंगार शतक भी लिखा है, वैराग्य शतक भी लिखा है और नीति शतक भी। अपनी अवस्था के अनुसार पढ़ सकते हो। वैराग्य की दहलीज पे हो तो वैराग्य शतक अच्छा लगेगा, और श्रृंगार में आसक्ति प्रबल है तो श्रृंगार शतक पढ़ोगे तो उसमें ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। नीति शतक पढ़ लोगे तो बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया? पतली पतली 3 किताब, बहुत अच्छी किताब है। किसके द्वारा लिखी गई? अरे बोलो किसके द्वारा? भर्तृहरि। संस्कृत में भी और हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी है, पढ़ सकते हो। नैतिकता का स्रोत बता देंगे। क्या बता देंगे? सारे लोग बोलो क्या बता देंगे? नैतिकता का स्रोत कैसे बता सकते हो कि नहीं? सारे लोगों को बता सकते हो। हम बुद्ध का पंचशील लिख देंगे। कौन सा लिखेंगे? किसका पंचशील? बुद्ध का कि जैन का? पंचशील किसका? पक्का? किसका? पंचशील किसका? बुद्ध का। जैन का कि बुद्ध का? लिखो बुद्ध का। किसको लिखोगे? बुद्ध का। जैन दर्शन में पंच महाव्रत है। पंच महाव्रताज, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दीज आर कॉल्ड पंच महाव्रत। क्या कहोगे? और बौद्ध दर्शन में किसका है? पंचशील। जैन में कि बौद्ध है? कहां पे? अरे कहां पे? इतने लोगों ने अचानक क्यों बोल दिया जैन? ऐसे कर दोगे उसमें दोनों। फिर तो यम भी है, योग दर्शन में यम 5 हैं, वो भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है। बौद्ध दर्शन में पंचशील है। अच्छी अच्छी बातों में तो कॉमन पॉइंट है। किसी ने कहा दया करो तो ऐसा थोड़ी कि उन्होंने ही दया करो बोला है, दूसरे ने भी बोला है दया करो। पंचशील का कॉन्सेप्ट किसका है? पंच महाव्रत कहां पे है? यम कहां पे है? योग दर्शन में है। इतने लोग अचानक बोल रहे हो, इसको हटा लो। चिंता में क्यों हो? इतने दर्द में क्यों हो? दुखी क्यों हो? थके थके दिख रहे हो। आसपास मैसेज खराब चला जाएगा इतना अगर थके थके दिखाई दोगे तो। पंचशील किसका है? अरे बोलो पंचशील किसका? पहला मूसावादा ब्रह्मणि, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। बोलो पाणातिपाता ब्रह्मणि, दूसरे की हिंसा मत करो, अहिंसक तरीके से रहो। अरे बोलो अदिन्नादाना ब्रह्मणि, पाली में बोला गया है। कामेषु मिच्छाचारा ब्रह्मणि। बोलो पंचशील कहां पे? पंच महाव्रत कहां पे? ओवरलैपिंग है। बोलो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। बोलो सीधे थोड़ी बोल दोगे। बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में क्या है? जैन दर्शन में त्रिरत्न है। क्या है? और त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में आपको 62 प्रकार के चरित्रों का पालन करना है। कितने टाइप का चरित्र? उसी में से 62 में से 5 है। पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और ये कॉन्सेप्ट केवल जैनिज्म में ही नहीं है, बुद्धिज्म में पंचशील के रूप में दिख रहा है, योग दर्शन में यम के रूप में दिख रहा है, उपनिषदों में भी दिखाई दे रहा है। मिलती जुलती बातें। बोलो ऐसा नहीं कि केवल जैनिज्म के भीतर है, वहां पंच महाव्रत का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय आ रहा है। क्लियर? और बुद्धिज्म में क्या आ रहा है? अरे बोलो कौन क्या आ रहा है? एक साल इतने लोग बोल रहे हो कि जैन दर्शन है। मान लो पंचशील पूछते तो बौद्ध लिखोगे, जैन लिखोगे। पंच महाव्रत, यम का कॉन्सेप्ट कहां? योग दर्शन। क्लियर? बोलो क्लियर? फिर मैंने पाली में बोलना शुरू कर दिया कि जो शब्द है पाली लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? वहां 5 देखोगे तो यही सब आ रहा है। 4 तो मैंने बता दिया, एक और है
अभी ध्यान नहीं है, अब देखोगे तो मिल जाएगा। वो पांचों याद आ गया। एक है सुलाम यज्ञ पमाद खाना ब्रह्मणि, ध्यान देना। कुल मिलाकर कितने? 5। नोट करना है 5 है, करना है, लिख लो। इच्छा प्रबल है तो लिख लो, लिख लो, मगर जिंदगी में कभी लिखने का एग्जाम में अवसर नहीं मिलेगा। पाली में बता देता हूं। अरे कहां लिखोगे? याद कर, जीवन में अपनाना है। पंचमहाव्रत को अपनाओ, इनको जीवन में अपनाना है। सत्य बोलते हो, घर वालों को बताते हो, पहली लाइन है सत्य, मामला यहीं तो बिगड़ जाता है। बोलो, सब चीज बता देते हो घर वालों से सच्चाई के साथ, पक्का? वो तो मुश्किल काम है। बैरिकेडिंग करके बता दो, उतना ही बताते हैं जितना सामने वाले को। आप सारी चीजें अपनी सही सही बता दो किसी बगल वाले को, शोषण के लिए तैयार रहना। कई बार लोग इमोशनल हो जाते हैं, बह जाते हैं, अपनी सारी सही सही बातें, हो गया उनका खेल। कालांतर में उनका शोषण लगभग तय है, होगा ही होगा। आज की दुनिया यही है। तो खूब सत्यवादी मत बनो, दिक्कत हो सकती है। बोलो, अरे बोलो ये सुनो, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात अप्रिय सत्यम। सत्य हो और कटु है तो मत बोलो, बोला गया है ग्रंथों में, मैं नहीं बोल रहा हूं। किसने बोला? क्या बोला? सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य, सत्य जो अप्रिय है मत बोलो। जैसे मान लो इनके साथ बैठे हो तो अप्रिय सत्य मत बोलो कि इनके दिल पे चोट लग जाए। सत्य तो है परंतु अप्रिय है। कई बार हम दूसरे की कमी जानते हैं, मित्र है, मगर बार बार उसको पछोड़ते नहीं है, नहीं तो संबंध खत्म। बोलो, न बुर्यात अप्रिय सत्यम, अप्रिय सत्य मत बोलो तो जीवन ज्यादा बेहतर चलेगा। बोलो, अहिंसक हो क्या? सत्य के बाद अहिंसा है, अहिंसा है क्या आपके भीतर? अरे बोलो, अहिंसक हो, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हो, हैं? जहां तक हो पाता है। मन में विचार है कुछ उल्टा पुल्टा, काम भले हो सकता है किसी की मार पिटाई नहीं करते हो, पर कई बार लगता है कि गुस्सा आता है, मन करता है कि इसको जम के ठोकते, इसका मतलब हिंसा कर रहे हो। विचार आ गया गलत, इसका मतलब हिंसा है। कितने लोग ऐसे जिनके मन में गलत विचार भी नहीं है, खोजना पड़ेगा। देखो हाथ उठा रहा है, ये सब बड़े होशियार है सब। ये संभव है कि आप गलत काम नहीं करते होगे, और ये कहना कि विचार भी 100% पवित्र है, फिर तो ईश्वरीय तुल्य हो जाओगे। ध्यान देना, मुश्किल काम है। लोग अंदर एक से एक क्रांतिकारी विचार है, देखने में बाहर से सीधा लगता है, अब भीतर विचार एकदम खुराफाती रखे हुए। मौका मिल जाए तो सारा विचार लागू कर दे। बाहर से लगता है कितना सीधा है, इशारा मत करो। बाहर से लगता है सीधा टाइप का है, और दिमाग में विचार कैसे है, एक से क्रांतिकारी, खतरनाक। अभी उसको आराम से खोल दो दिमाग को, बात सुन के आपको ताजुब होगा, देखने में सीधा लगता है, विचार तो एक से खतरनाक पाले हुए है, और वो कभी ना कभी कठिनाई पैदा भी करेगा अगर खतरनाक विचार पल रहे हैं। अहिंसक हो क्या? कितना सख्ती के साथ बोले कि मैं एकदम पंचम, आसान नहीं है, कठिन है, और संभव नहीं है पालन करना, मगर कठिन काम है। बोलो, क्लियर? चौथा तो और कठिन है कि अस्थेय है। तीसरा अस्थेय, बिचौली नहीं करना। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन, आदमी तो चाहता है पूरी दुनिया को लूट ले, इतना होगा तो चाहेगा इतना हो जाए, इतना है तो और खूब बड़ा, अगर अरबपति हो गया तो सोचता है मस्क बन जाते। ये सुनो, इसकी सीमा है क्या? बोलो, ये सुनो, ये नैतिक शिक्षा दे रहे हैं कौन? अरे बोलो कौन? उसमें आप त्रिरत्न बताओ, अष्टांग मार्ग बताओ, उपनिषद के स्टेटमेंट बताओ, वेदों की कुछ बातें कर लो। आप तुलसी रामचरितमानस तुलसीदास की बातें कर सकते हो। कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं, दूसरों की सेवा से बढ़कर बड़ा कोई धर्म। नैतिकता का ही तो बता रहा है। अरे बोलो, ये सुनो, तुलसी साहित्य यहाँ पे किसको बता रहा है? नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। आप साउथ इंडिया के तिरुकुलल को देख सकते हो, महान जो विचारक रहे हुए हैं, उनका जो ग्रंथ है, उनके ग्रंथों में भी नैतिकता की खूब बातें की गई हैं कि नहीं? कुछ ग्रंथों का नाम लिख लो, मतलब कम से कम 4-5 पैराग्राफ इसी पे चले जाओगे। किस पे? इस साहित्य किसका स्रोत है? जब नैतिकता दिखा दोगे तो किस पे जाओगे? बांट दोगे ना, सबको एक साथ गड़मड़ नहीं करोगे कि भाई ज्ञान भी है, नैतिकता भी है, ये भी है। थोड़ा डिवीजन कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर सामाजिक क्रिया में समाज की गतिविधियों की जानकारी साहित्य से मिलती है कि नहीं? कहा जाता है साहित्य समाज का, समाज में जो गतिविधियां हो रही अच्छी और बुरी, सबकी जानकारी कहां पे? बोलो, समाज में जो उत्सव होते हैं उनकी भी जानकारी। बोलो, विवाह के जो गीत हैं, बेटी के विदाई पे जो गीत है, सबके संदर्भ में क्या है? साहित्य बताता है, जानकारी देता है।
शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसकी भी जानकारी कौन दे रहा है? आप इसमें प्रेमचंद को कोट कर दो, अलग अलग कुछ बढ़िया जो उपन्यासकार हैं, जो कवि हैं, उनको भी कोट कर सकते हो कि वो सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखो, अगर गुलामगिरी पुस्तक किसकी लिखी गई है और मूक नायक दर्शाता है कि समाज में जो निचले तबके के लोग हैं उनकी दशा ठीक, उनकी स्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास होना, तो गुलामगिरी को भी कोट कर रहे हो, मूक नायक कोट कर रहे हो। ये सब किसके पार्ट्स हैं? अरे बोलो, किसके पार्ट्स हैं? तो कुल मिला के कैसे करोगे? पहला साहित्य क्या है बताओगे? बोलो क्या बताओगे? बताने के बाद इसको पहले तो भूमिका लिख लोगे, उसके बाद जाओगे। जब साहित्य क्या है बता लोगे तो बताओगे साहित्य ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत है। बोलो, और कैसे है? उसको विभिन्न पक्षों में, इतिहास का ज्ञान, भूगोल का, गणित का, ये राजनीति विज्ञान का, चिकित्सा शास्त्र का, नाट्य का, कला का, व्याकरण का, लिख लिख के विस्तार देते रहोगे। 3-4 पैराग्राफ निकलेगा। अरे बोलो, निकलेगा। और ये ऐसा पैराग्राफ निकलेगा जिसमें एक लाइन कटेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी से युक्त है। आपने फैक्ट इसमें का इस्तेमाल किया है। हम इतना फैक्ट सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करते हैं जीएस में, मगर यहाँ आवश्यकता है। ये देखो साहित्य और इसमें देखो इस टाइप का ज्ञान। बोलो, तो ये पूरा फैक्चुअल कंटेंट आ रहा है, तथ्यात्मक जानकारी आ रही है, और उसको आपने कैटेगराइज करके बांटा है, कैटेगराइज करके लिखा है, इतिहास का ज्ञान, भूगोल का, कला का, ऐसे ऐसे करके, तो ज्ञान का स्रोत हो जाएगा। तो बोलो ये सुनो, जब ज्ञान का स्रोत हो गया तो अगले पैराग्राफ में जाओगे कि ये जो साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि नैतिकता, और फिर नैतिकता पे चले जाओगे, उसको विस्तार दोगे। जब नैतिकता हो जाएगा तो फिर क्या क्या करोगे? सामाजिक क्रिया को, और फिर बताओगे कि जिसके जीवन में साहित्य नहीं है, कला नहीं है, उसका जीवन पशु समान है। साहित्य, संगीत, कला बिना पुरुष, ऐसा है ना लाइन। संस्कृत एक ऐसा लाइन है, साहित्य के बिना मनुष्य जो है उसका जीवन कुछ है, इस प्रकार का लाइन। वो हमारे नोट्स में है, वहां से उठा के लिख सकते हो। साहित्य जो है जीवन में प्रेम को बढ़ावा देता है, हमारे वैचारिक धरातल को और मजबूत करता है। साहित्य हमारे सामाजिक चेतना को जागृत करता है। कोई गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध करता है। आप बीच में साहित्य को लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भी एक पैराग्राफ निकाल दोगे। साहित्य राष्ट्रीय चेतना को भी पैदा करने में, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा विस्तार आप देते जाओगे। बोलो क्लियर है? और बाद में कंक्लूड कर दोगे तो हो सकता है एक अच्छे से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम इसको कल लिख लेंगे, इसकी जो बातें हमने बोली उन्हीं को थोड़ी नोटिंग कर लेंगे, और फिर कल 1 घंटे में नोटिंग करेंगे, 1 घंटा एक नया निबंध देख